नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर सर्वे रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। उपचुनाव में सभी सीटों पर होगी जीत और भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, 26 के 26 सीट पर जीत का दावा यहां पर कांग्रेस द्वारा कर दिया गया है मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ की दहाड़, शिवराज पर किया हमला। बोले जिनका आप जिक्र करते हैं उनका इतिहास धोखा और गद्दारी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, ये बड़ा बयान दे दिया है कमलनाथ ने। और तीसरी बेहद बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिंधिया के ग्वालियर पहुंचते ही भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। कोविड-19 प्रोटोकॉल का जमकर किया उल्लंघन। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बड़ा झटका भाजपा को लग सकता है और सत्ता बदल सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश सर्वे रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस का दावा, उपचुनाव में सभी सीटों पर होगी जीत, बीजेपी की हार तय। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के लिए दावा ठोकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसके द्वारा कराए गए सर्वे रिपोर्ट में सभी 27 सीटों पर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आना बताया गया है। कांग्रेस का दावा है कि 26 सीटों पर दल बदलकर विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी सभी 27 सीटें कांग्रेस जीतेगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आना बताया गया है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है कि प्रदेश में 27 सीटों का उपचुनाव जल्दी कराया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी की निजी एजेंसी के जरिए कराए गए सर्वे रिपोर्ट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 27 अगस्त को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विधानसभा सीट के प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ निजी एजेंसियों से मिली सर्वे रिपोर्ट को लेकर विधानसभा प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे। सर्वे रिपोर्ट में जहां पर कमजोरी बताई गई है, उन इलाकों पर फोकस करने की रणनीति तैयार होगी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि इस बार उपचुनाव में 2018 के चुनाव नतीजों को दोहराते हुए 26 सीटों पर जीत हासिल की जाए और इसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी अब काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ दावा कर चुके हैं कि उपचुनाव में 20 से 22 सीटें कांग्रेस को हासिल होंगी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने 20 और 22 के आंकड़े से ऊपर जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का शिवराज पर हमला, बोले जिनका आप जिक्र करते हैं उनका इतिहास धोखा और गद्दारी से जुड़ा है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शनिवार को ग्वालियर के फूलबाग में जब बीजेपी के कदावर नेताओं ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर के जरिए पलटवार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरा। कमलनाथ ने कहा कि होने वाले अपने ईमान का सौदा करना, जनादेश को धोखा देना, पीठ में छुरा घोंपना, जनता व लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विश्वास को तोड़ना, वह भी सिर्फ सत्ता की चाह के लिए, पद प्राप्ति के लिए, चंद स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो भी उस पार्टी के साथ जिसने मान सम्मान पद सब कुछ दिया। बताए क्या कहलाता है दल छोड़ना व जनता के विश्वास का सौदा करने में बहुत अंतर है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि जिन सम्मानीय लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कभी अपने मूल्यों, सिद्धांतों व आदेशों का सौदा नहीं किया। इनमें से कितनों ने भाजपा में प्रवेश लिया। राजनीतिक क्षेत्र में आज भी कई लोग सिर्फ अपने मूल्यों, सिद्धांतों व आदर्शों के लिए जाने जाते हैं और कईयों का इतिहास भी धोखा, गद्दारी से जुड़ा हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई परीक्षा पर सरकार अपने रुख पर कायम, विरोध के स्वर हुए तेज। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर राहुल गांधी ने भी उठाई आवाज। जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा कराने के फैसले का विरोध लगातार जारी है। विरोध के स्वर से जुड़ते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को छात्रों की सुननी चाहिए। रविवार को किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। राहुल गांधी से पहले यही बात दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी कह चुके हैं। सिसोदिया ने शनिवार को इससे जुड़े 3 ट्वीट्स किए। इनमें उन्होंने लिखा, जेईई नीट की परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की जिंदगी से खेल रही है केंद्र सरकार। मेरी केंद्र से विनती है कि पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडमिशन की वैकल्पिक व्यवस्था करें। अभूतपूर्व संकट के इस समय में अभूतपूर्व कदम से ही समाधान निकलेगा। अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है। संकट काल में तो और भी अधिक दी प्रिंट आपके
आपके लिए लेकर आता है कहानियाँ जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहाँ से जहाँ वे हो रही हैं। हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ नीट जेईई की परीक्षा ही एडमिशन का एकमात्र विकल्प नहीं है। दुनिया भर में शिक्षण संस्थान एडमिशन के नए नए तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? बच्चों की जिंदगी प्रवेश परीक्षा के नाम पर दांव पर लगाना कहाँ की समझदारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के ग्वालियर पहुंचते ही बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। मार्च में कांग्रेस छोड़ने के बाद ये उनका पहला ग्वालियर दौरा था। इस दौरान जहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं में सिंधिया के स्वागत को लेकर जोश दिखा, तो वहीं नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। कई बार दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, जो 3 दिवसीय सदस्यता अभियान शुरू करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव समेत कई कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके अलावा बालेंदु शुक्ला ने भी ग्वालियर में गिरफ्तार दी, वो भी पहले बीजेपी में थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देख बीजेपी कार्यकर्ता भी जोश में आ गए। ऐसे में कई बार टकराव की स्थिति बनी। वहीं पूरे दिन ग्वालियर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता रहा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था, साथ ही वो पुलिस कर्मियों को धक्का दे रहे थे। बता दें कि ग्वालियर उन 16 सीटों में से एक है जहां पर उपचुनाव होने हैं। वहीं सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मिलकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि कुछ कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कह रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जमाने में कांग्रेस छोड़ी थी, तो क्या कांग्रेस उन्हें भी गद्दार मानती है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक परिवार की भक्ति हो रही है, जो ऐसा नहीं करेगा वो गद्दार कहा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस भाजपा का सियासी पारा गर्म, पायलट समर्थक विधायक नहीं हुए शांत, वसुंधरा विरोधियों की पार्टी में वापसी की तैयारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान का सियासी पारा अभी गर्म है। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और भाजपा दोनों में आंतरिक खींचतान चरम पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 35 दिन तक चली खींचतान के बाद कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बावजूद दोनों नेताओं में दिखावे के लिए तो सुलह हो गई, लेकिन उनके समर्थकों में अभी भी एक दूसरे के खिलाफ विरोध की आग लग रही है। वहीं भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विरोधी नेता एक साथ आ रहे हैं। वसुंधरा राजे का विरोध करते हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी की पार्टी में वापसी की कवायद तेज हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेता तिवारी की वापसी को लेकर सक्रिय हुए हैं। वसुंधरा राजे के रुख भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ पार्टी आलाकमान के समक्ष तिवारी की वापसी को लेकर भूमिका बनाने में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार शीघ्र ही विधिवत रूप से तिवारी की भाजपा में वापसी हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साक्षी महाराज का फिर सरकार पर हमला, कहा उन्नाव के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। जी हां दोस्तों, अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज ने फिर अप्रोक्ष रूप से अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उन्नाव के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनके भेजे विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सांसद ने कहा है कि जिले के लोगों को उम्मीद थी कि साक्षी महाराज बड़ा नाम है, वह सांसद बनेंगे तो जिले का विकास होगा, लेकिन कहूंगा उन्नाव के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सांसद साक्षी महाराज ने यह बात और आज थाना क्षेत्र में सई नदी पर बने बांस के पुल से गिरकर महिला की मौत के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिल्ली में ली गई प्रतिक्रिया के बाद कहा। साक्षी महाराज ने सरकार का बिना नाम लिए कहा कि विकास को लेकर 2 महानगरों के बीच बसे उन्नाव के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और आज क्षेत्र में बांस के पुल के स्थान पर पुल बनवाने के लिए काफी पहले प्रस्ताव भेजा था, इसके बाद भी पुल नहीं बना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए साक्षात्कार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। सांसद आवाज से मिली जानकारी के अनुसार वह दिल्ली में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा अपने नेताओं को पढ़ाई नैतिक शिक्षा का पाठ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शुक्रवार को एनसीईआरटी की नकली पुस्तकें बरामद की गई थीं। इन पुस्तकों की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस व्यक्ति के गोदाम से यह पुस्तकें बरामद की गई वह सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है। अब यह मामला सियासी रंग लेने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर
पर तंज कसते हुए कहा है कि शिक्षा नीति में बदलाव करने वाली बीजेपी पहले अपने उन नेताओं को नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाएं जो करोड़ों रुपए की नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त हैं। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने पर ही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि नकली ईमानदारी का चोंगा ओढ़े लोगों का सच अब सामने आ गया है। गौरतलब है कि मेरठ जिले के प्रतापपुर इलाके में शुक्रवार को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की करीब 35 करोड़ रुपए मूल्य की नकली पुस्तकें बरामद की गई थीं। स्पेशल टास्क फोर्स और प्रतापपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रतापपुर स्थित एक गोदाम पर छापा मारा था। गोदाम में नकली पुस्तकें होने की सूचना पर छापा मारने पहुंची टीम ने पुस्तकों के साथ ही आधा दर्जन प्रिंटिंग मशीनें भी अपने कब्जे में ले लिया था। मौके से 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम को देख पुस्तकों को आग लगाकर नष्ट करने की भी कोशिश की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य आजीविका मिशन में करोड़ों का घोटाला, बिना लाइसेंस गरीबों का बीमा कर ठगी करने का आरोप। जी हां दोस्तों, राज्य आजीविका मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में बिना लाइसेंस के गरीबों का बीमा कर ठगी करने का बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस ने सरकार से एफआईआर दर्ज कर न्यायिक जाँच की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के तरह एक बीमा कंपनी बना ली गई, जबकि बीमा कंपनी बनाने के लिए IRDA की अनुमतियां लगती हैं, बकायदा लाइसेंस मिलता है। आरोप है कि आजीविका मिशन के कार्यपालन अधिकारी एलन बेलवाल ने आजीविका मिशन का मूल काम छोड़कर CBMII नाम की एक बीमा योजना बना ली। इस योजना में गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और स्वयं सहायता समूह की गरीब महिलाओं का बीमा किया गया और 1 करोड़ 73 लाख रुपए बीमा के नाम पर गरीबों से एकत्रित किया गया, लेकिन 179 लोगों को ही दावा राशि दी गई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने तमाम सबूतों और दस्तावेजों के साथ सवाल उठाए हैं कि क्या बीमा का कार्य कोई भी व्यक्ति योजना बनाकर शुरू कर सकता है? क्या जाली कंपनी बनाकर इस काम को अमल में लाया जा सकता है या इसके लिए बीमा रेगुलेटरी अथॉरिटी की अनुमति एवं लाइसेंस जरूरी है? भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एलएम बेलवाल को बीमा कंपनी शुरू करने की अनुमति क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दी है? इस तरह की अनुमति क्या केंद्र सरकार ने दी है या इस तरह की अनुमति इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दी है? अगर नहीं तो यह चिट फंड कंपनी चलाने जैसा मामला है। इसमें जिन बीमाधारियों का पैसा लगाया गया है वह पैसा मैं ब्याज के वापस लौटाया जाना चाहिए। अगर बिना अनुमतियों के कार्य शुरू हुआ तो क्या एक शासकीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप से इस तरह के काम करने के लिए 820 का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए? क्या इस तरह का बीमा करने के लिए मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने कोई फैसला लिया है या अनुमति जारी की है? यह सारी बातें स्पष्ट होना चाहिए। लगभग 1 लाख लोगों से यह पैसे लिए गए और 200 लोगों को भी दावों की राशि नहीं मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में 35 करोड़ की फर्जी किताबें छापने का भंडाफोड़, आरोपी बीजेपी नेता फरार। जी हां दोस्तों, मेरठ के प्रतापपुर में NCERT की नकली किताबें छापने के मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता के चाचा संजीव गुप्ता को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया। संजीव गुप्ता बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष थे। फर्जी किताब छापने के इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महानगर बीजेपी अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने निलंबन पत्र जारी किया। वहीं इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हैं और मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता, संजीव गुप्ता सहित 4 लोग अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। प्रिंटिंग प्रेस के बाहर लगा था संजीव गुप्ता का बोर्ड। थाना प्रतापपुर पुलिस और STF की टीम द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई है। मेरठ पुलिस और STF की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई में लगभग 35 करोड़ की अवैध तरीके से छापी जा रही NCERT की किताबें पकड़ी गई थी। पुलिस और STF अभी भी कार्रवाई कर रही है। अमरोहा के गजरौला में भी छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध किताबें पकड़ी गई हैं। जिस प्रिंटिंग प्रेस पर छापा डाला गया था और प्रिंटिंग मशीनों को सील किया था, वहां पर बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता का बोर्ड लगा था। मेरठ के सपा जिलाध्यक्ष ने एक बयान जारी कर भी बीजेपी के नेताओं को भी इस मामले में गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मेरठ में NCERT की नकली किताब छापने वाले गिरोह का STF की टीम ने पर्दाफाश कर दिया है। मेरठ पुलिस और STF के ज्वाइंट ऑपरेशन में करीब 35 करोड़ की NCERT की अवैध किताबें और प्रिंटिंग मशीनरी बरामद हुई है। पुलिस ने फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया है। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करने के बाद अमरोहा के गजरौला में भी छापेमारी की गई है, जहां पर बड़ी मात्रा में अवैध किताबें बरामद हुई हैं। आरोप है कि छापे से पहले कई दस्तावेज जलाए भी गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धारा 370 की बहाली पर एकजुट हुए कश्मीर के सभी दल, चिदंबरम ने किया सैल्यूट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मामला फिर तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। यहां की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए साथ आने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के सियासी दलों ने शनिवार को इसका घोषणा पत्र जारी किया। दलों की ओर से जारी संयुक्त बयान में अनुच्छेद 370 और राज्य की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की गई है। दलों की इस घोषणा का कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने स्वागत किया है। उन्होंने उन 6 दलों को सलाम किया है जो केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए हैं। चिदंबरम ने रविवार को एक ट्वीट में लिखा, अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई मुख्यधारा की पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। मेरी उनसे अपील है कि वे अपनी मांग के लिए डटकर खड़े हों, स्वयंभू राष्ट्रवादियों की आलोचनाओं को नजरअंदाज करें जो इतिहास पढ़ते नहीं हैं बल्कि इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। देश के संविधान में राज्यों के विशेष प्रावधानों के कई उदाहरण हैं। सरकार अगर विशेष प्रावधानों का विरोध करेगी तो नगा मुद्दे को कैसे निपटाया जा सकता है। बता दें, अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए दलों ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जेकेपीसीसी के जीए मीर, माकपा के एमवाई तारिगामी, जेकेपीसी के सज्जाद गनी लोन, जेकेएएनसी के मुजफ्फर शाह के नाम शामिल हैं। इन दलों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद से राजनीतिक दलों ने बड़ी मुश्किल से बुनियादी स्तर की बातचीत करने की कोशिश की है। इस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है। बयान में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 की घटना ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अपनी मांग उठाने के लिए एकजुट हुए नेताओं ने कहा है कि हम सभी संविधान के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए सामूहिक रूप से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज को किया बुलंद, ट्वीट कर सरकार से की ये अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों की आवाज को बुलंद किया है। राहुल गांधी का कहना है कि नीट जेईई परीक्षा के बारे में सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और केंद्र सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नीट जेईई समेत तमाम एंट्रेंस सितंबर में रखने के खिलाफ देश भर के स्टूडेंट्स आज सत्याग्रह कर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अपनी आवाज उठा रहे हैं। बीते शुक्रवार को देश भर से स्टूडेंट ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सभी एंट्रेंस और फाइनल ईयर के एग्जाम को पोस्टपोन करने की मांग की थी। स्टूडेंट्स का कहना है कि वर्तमान समय में भारत कोरोना वायरस से जूझ रहा है। देश में हर दिन 70,000 के करीब केस आ रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स भी घरों से अभी दूर हैं और सेंटर में लाखों स्टूडेंट्स का एग्जाम देना बहुत खतरनाक है। इस समय देश भर में कई जगह बाढ़ की स्थिति है जिस वजह से लोग परेशानी में हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, नीट 13 सितंबर को है और जेईई 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। दोनों के लिए 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई नीट परीक्षा का विरोध जारी, प्रियंका गांधी बोली, फैसले पर सोचे सरकार। जी हां दोस्तों, नीट और जेईई परीक्षा को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कई दलों के नेता सरकार से परीक्षा रोकने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा कराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर परीक्षा कराने के लिए हरी झंडी दे दी थी, जबकि छात्र कोरोना संकट के कारण परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इनके सुर में अपनी आवाज मिलाते हुए दलों ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को एक ट्वीट कर इस पर सोचने के लिए कहा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं तो भारत सरकार व टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इसे सत्याग्रह अभियान का नाम दिया है। कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं तो भारत सरकार व टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। #सत्याग्रह_अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड। इससे पहले राहुल गांधी ने भी ऐसी ही मांग उठाई। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। केंद्र सरकार को नीट जेईई परीक्षा को लेकर छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए और एक सार्थक समाधान निकाला जाना चाहिए। आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए।
जेईई और नीट परीक्षा के मुद्दे पर 25 अगस्त के बाद 2 मीटिंग होनी है। यह मीटिंग शिक्षा मंत्री आयोजित करेंगे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा को टाल सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट और ज़रूरी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।